हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। ये सामान्य हिंदी का मास्टर वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको थ्योरी भी कराते चलूँगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं तो जो फॉरेस्ट गार्ड में 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से आएगा उसे बहुत आसान तरीका से आप कर लेंगे। और जो फॉरेस्ट गार्ड में भी सामान्य हिंदी से 10 क्वेश्चन आने वाला है वो भी आसान तरीका से आप कर लेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे वर्ड बोला जाता है। भाषा के छोटी इकाई को ही क्या बोला जाता है, वर्ड बोला जाता है। ठीक। और वर्डों के जो व्यवस्थित क्रम होते हैं उसे वर्णमाला बोला जाता है। और वर्णमाला में एक स्वर वर्ण होते हैं तो एक व्यंजन वर्ण होता है। यहाँ पर एक एक नहीं होते हैं, मीन्स के दो भाग में है, स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। ठीक, ये याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की कुल संख्या हो जाएगी यह 11 हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक, हिंदी भाषा में कुल संख्या देखिए स्वरों की है 11 हो जाएगी। देखिए आ ई बड़ी ई उ बड़ी उ री ए ओ औ, ये जो हो जाते हैं ये कुल स्वरों की संख्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 11 स्वरों की संख्या है। जिसके अलावा हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33 आपको लगाना है। 33 व्यंजन होते हैं जो इस प्रकार के हैं अलग अलग, जैसे कि क वर्ग में क ख ग घ अंग आ जाएंगे। चवर्ग में पूछे, अगर आपसे ये पूछे कि चवर्ग का व्यंजन क्या होगा तो ये च छ ज इ हो जाएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से कौन से कवर्ग का व्यंजन नहीं है, तो उसमें से च दे देगा ऑप्शन में और बाकी क ख ग दे देगा। तो च नहीं होगा क्योंकि च जो है चवर्ग का व्यंजन है। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा ट जो है टवर्ग के अंतर आता है। ट वर्ग के अंदर क्या का ट ठ ड ढ ढ़, तवर्ग के अंदर त थ द ध न, पवर्ग के अंदर प फ ब भ म। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं य र ल व, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन जो होते हैं तलाबी समुदनी सदांती सा और ह, ये उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक, तो टोटल व्यंजनों की संख्या आप देख सकते हैं कि 33 के अलावा अन्य व्यंजन भी होते हैं। ये 3 व्यंजन अन्य होते हैं। ये कौन कौन, यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन, छत्र ज्ञान और स्वर, 4 व्यंजन हो जाते हैं। छत्र ज्ञान के बारे में तो बार बार पूछता है कि इनमें से कौन से संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 वर्डों के मेल से ये बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कभी भी बनते हैं 2 वर्डों के मेल से। यहाँ पर देखिए क और स मिलकर बन गया 6। यहाँ पर देखिए सभी आपको दिया हुआ है, वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपसे ये दे देगा कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर दे देगा छत्र ज्ञान दे देगा और उसमें क दे देगा। तो क क्या होगा, संयुक्त व्यंजन नहीं हो जाएगा। ये याद रखिएगा क्योंकि संयुक्त व्यंजन की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 4 है, जो कि छत्र ज्ञान और स्वर यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए आगे क्वेश्चन देखिए कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन आ गया, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। छत्र ज्ञान जो ये होते हैं ये आपको संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो बी इसमें से हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। जो कंठ से उच्चारण होती है उन्हें कंठ ध्वनियाँ बोलते हैं। ठीक, तो कवर्ग में जो होता है ये कंठ से उच्चारण होता है। ठीक, तो क ख ग घ अंग, तो ये हो जाएगा ए, जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये कंठ ध्वनियाँ कहलाएगी। 4 के आंसर ए हो जाएगा। ठीक, देखिए उच्चारण की दृष्टि से जो ध्वनियों को बांटा गया है, इसकी आपको वर्ड को बांटा गया है वर्ड उच्चारण की श्रेणी से। ठीक, तो आ और क ख ग घ अंग और हलंत ह, देखिए विसर्ग जो आता है ये कंठ और जीभ से निचले भाग से उत्पन्न होता है। क बोलकर देखिए क ख ग घ, ये आपको पता चल जाएगा इसमें कंठ और जीभ के निचले भाग से आपको उत्पन्न होता है, तो ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती है, जिसमें आ क ख ग घ अंग आता है। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। वैसे ही आपको क्या कहलाता है, तो तालु और जीभ के तालु और जीभ से जो उत्पन्न होते हैं उसे तालव्य ध्वनियाँ बोला जाता है, जिसके अंतर्गत ई जो बड़ी ई है, छोटी ई है, च छ ज झ इ। ठीक, और य और स ये जो आ जाते हैं ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तालु से आपको उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर तालव्य जो कहलाते हैं तालवर्ण कहलाते हैं, व्यंजन नहीं तालवर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इसमें व्यंजन भी होता है और स्वर भी होता है। देखिए 2 यहाँ पर स्वर है और बाकी यहाँ पर व्यंजन भी दिया है, तो ऐसा नहीं है। इसको क्या बोला जाएगा, तालवर्ण बोला जाएगा। ठीक, जो कि तालु और जीभ के मिलन से उत्पन्न होता है। ठीक, बोल कर देखिए ना, अच्छा अच्छा ये बोल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, जिससे ये क्या बोला जाता है, तालवर्ण बोला जाता है। ठीक, अब आता है यहाँ पर मूर्धन्य वर्ण में कौन कौन आ जाएगा। एक तो री आ जाएगा, फिर ट ठ ड ढ, देखिए जीभ उल्टा होकर ऐसे आपको मतलब कि थोड़ा ई कर घूम कर बोला जा रहा है। ट ठ ड देखिए ऊपर टच कर रहा है तो ड़, और यहाँ पर ये भी आपको उच्चारण जो होते हैं ये मूर्धा और जीभ से होते हैं, जिसे मूर्धन्य ध्वनियाँ बोला जाता है। इसका आप जल्दी से वीडियो रोक कर देख सकते हैं और आपको देखकर ये अंदाजा लगा लेना है। क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन से ध्वनि जीभ से नहीं उत्पन्न होती है ये, या मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो आपको वैसे क्वेश्चन को लगा लेना होगा। ठीक, चौथा देखिए, चौथा जो है ये त थ द ध न है। ठीक, और ल अ स है। ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है त थ द ध बोलकर देखिए दांत और जीभ के कारण उत्पन्न होती है, तो इसे दंत वर्ण बोला जाता है। दंत वर्ण में कौन कहा जाएगा, त थ द
ध न और ल स, ये देखिए जीभ और दांत, जो जीभ दांत के अंदर जीभ आ जाता है वो आपको देखिएगा बोल कर, तो ये दांत और जीभ से मिलकर होती है दंत, ये कहलाती है, इसे भी याद रखिएगा। फिर आपको पफ बब, पफ बब बहुत आसान है, दोनों ओष्ठ देखिएगा इससे मिलता है, दोनों ओष्ठ मिल जाता है तो ये पफ बब उत्पन्न होता है। प फ ब भ म, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ बोलकर देखिए, बड़ा ऊ बोलकर देखिए ना, देखिएगा तो आपको दोनों ओष्ठ मिल जाता है, और पफ बब म बोलने से भी, ठीक। फिर आपको यहाँ पर देखिए नासिका, नासिक अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण में ये सब आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जो लास्ट वाले होते हैं, जैसे कि अंगा आ जाएंगे, य आ जाएगा, ड़ आ जाएगा, न आ जाएगा, म आ जाएगा, ये सब अनुनासिक होता है, ठीक, ये अनुनासिक वर्ण में आते हैं। फिर ए ऐ जो आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए ए ऐ जो आ जाते हैं, ये कंठ तालु और जीभ के मिलन से बोले जाते हैं, ए ऐ बोलकर देखिए, ये कंठाल्य में आ जाते हैं, कंठ ताल्य, ये इसके अंतर्गत बोले जाते हैं। फिर ओ औ जो आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए ओ औ, ये कंठ जीभ और ओठ से बोले जाते हैं, ठीक, इसे कंठोष्ठ बोला जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। फिर व किसके, तो दांत जीभ और होठ से, व बोलकर देखिए ये दंतोष्ठ बोला जाता है, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाइएगा कि किस टाइप से ये बोला जाता है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितना है, तो हिंदी वर्णमाला में मैंने बताया व्यंजनों की कुल संख्या कितना है, 33 है, ठीक। आगे चलते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, जो छ ध्वनि है यहाँ पर देखिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है ये आपको बताना है, तो ये तालव्य है, तालव्य जो है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ठीक। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। यहीं पर देखिए हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी गई जाती है, जो हिंदी भाषा है ये किस लिपि से लिखी जाती है ये आपको बताना है, तो ये देवनागरी लिपि से लिखी जाती है, देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए मैं ये आपको इसमें 100 क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी कराने वाला हूँ, और एक अलग भी वीडियो में लाऊंगा, मास्टर वीडियो 2 जो आएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन सिर्फ होगा, और आपको इस थ्योरी इसके साथ थ्योरी भी करा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन वो जो मैं लाऊंगा एक रिवीजन के तौर पर उसे लीजिएगा और सारा क्वेश्चन लगा लीजिएगा, तो डायरेक्ट देखिएगा क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक। ऐसे क्या होगा कि आप कभी हिंदी नहीं भी पढ़े हैं तो आज आपका थ्योरी के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है ये आपको बताना है। तो ये दो संविधान का अनुच्छेद 243 से लेकर 251, बहुत VVI क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, जो कि आपको राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक। 8 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि संविधान का अनुच्छेद 351 किस विषय से वर्णन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, तो इसे याद रख लीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 351 किस विषय से के वर्णन से संबंधित है। तो ये जो है ये हिंदी के विकास के लिए निर्देश है, हिंदी के विकास के लिए आर्टिकल 351 में निर्देश दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। 9 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस प्रत्येक साल किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, माफ कीजिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी से आपको 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक, शुद्ध वर्तनी का चयन करना होगा, ठीक। तो इसमें आपको कैसे देगा, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताइए कि कैसे लिखा जाता है उन्नति, तो उन्नति जो लिखा जाता है ये आपको डी इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे उन्नति लिखा जाता है, ठीक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो सृष्टि कैसे लिखा जाता है बताइए, सृष्टि, तो सृष्टि जो लिखा जाता है इसमें आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सृष्टि लिखने का तरीका ये है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में तो रासायनिक कैसे लिखा जाता है, तो रासायनिक देखिए ये ऐसे तरीका से लिखा जाएगा रासायनिक, ठीक, ये बी हो जाएगा, देख लीजिएगा, लिखकर प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से शुद्ध हिंदी लिखना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बाकी ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे अगर लिखना जानते हैं तो। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें से बताना है शुद्ध वर्तनी आपको कौन सा होगा, ये आपको चयन करना है। तो इसमें से प्रतिवादी जो होगा ये आपका आंसर ए हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है प्रतिवादी, ठीक, ए हो जाएगा आंसर। आगे है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी ये बताना है कि जस्ट इसमें से कैसे लिखा जाएगा, जस्ट, तो जस्ट जो लिखा जाता है यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें से बताना है कि दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो संपूर्ण कैसे लिखा जाता है, तो संपूर्ण, ठीक, संपूर्ण होता है ये, आपको देख सकते हैं बी हो जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि भाववाचक संज्ञा बताइए, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन है, ठीक। संज्ञा सर्वनाम मैं आपको खत्म करा दूंगा।
संज्ञा देखिए, भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन है ये आपको बताना है। तो लड़कपन, लड़का से बना है लड़कपन, तो ये जो है भाव प्रकट कर रहा है लड़कपन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 17 का आंसर सी। अब संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले संज्ञा देख लेते हैं, 2 मिनट का आपको नोट्स है, ये देख लीजिए। संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को, किसके नाम को, तो ये किसी जाति का, द्रव्य का, गुण का, भाव का, व्यक्ति का, स्थान और क्रिया के आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम ही दूसरा नाम, नाम का ही दूसरा नाम क्या है, संज्ञा है। तो किसी को आपको नाम से इंगित करना है तो वो आपका क्या हुआ, संज्ञा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन, तो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है, फिर जातिवाचक संज्ञा आता है, फिर भाववाचक संज्ञा आता है, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा आता है, फिर समूहवाचक संज्ञा आता है। अब चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से ही पता चल रहा है, किसी एक व्यक्ति का, जिन विकारी शब्दों से केवल एक व्यक्ति या केवल एक वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, संज्ञा मीन्स तो एक प्रकार का नाम हुआ, और व्यक्ति मीन्स कि एक व्यक्ति या कोई एक स्थान या किसी के नाम का प्रयोग होता है उसके लिए, तो वो आपको संज्ञा कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला एक ही किला है, ठीक। उसके लिए आपको देखिए, ये आपको चित्तौड़गढ़ का किला नाम दिया गया। भारत, भारत एक ही देश है, इसके नाम से पता चल रहा है, ठीक। अनिल, हिमालय, अनिल एक कोई नाम है व्यक्ति का, तो एक व्यक्ति इंगित होता है, हिमालय, ठीक। तो ये सब जो होता है ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अनुरूप आता है, ठीक। फिर इसके बाद आता है जातिवाचक, पूरे जाति का ही बोध हो जाता है उससे, ठीक। यहाँ पर देखिए, जिस संख्या सबसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में मुख्य डिफरेंस ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराता है और जातिवाचक संज्ञा वो पूरे जाति का बोध कराता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, उदाहरण में मनुष्य, मनुष्य जब हम बोलते हैं तो मनुष्य में सभी लोग आ जाएंगे। मनुष्य में क्या क्या आएंगे, छोटे बच्चे भी आ जाएंगे, महिला भी आ जाएगा, पुरुष भी आ जाएगा, सभी लोग आ जाएंगे मनुष्य में, ठीक। नदी आएगा तो नदी में सब नदी आ जाएगा, गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, ये सब नदी आ जाएगा। नगर बोलेंगे तो बड़ा बड़ा नगर सब लोग आ जाएगा, ठीक। पर्वत बोलेंगे तो पर्वत में हिमालय भी आ जाएगा आपको, जो आपको नंदा देवी पर्वत वो भी आ जाएगा, सभी इस सब में आ जाएंगे, ठीक। पशु में बोलेंगे तो पशु में कुत्ता भी आ जाएगा, बैल भी आ जाएगा, आपको भैंस भी आ जाएगा। पक्षी में बोलेंगे तो चिड़िया भी, मतलब कि कोयल भी आ जाएगा, कबूतर भी, पिकॉक भी, ये सभी आ जाते हैं। लड़का बोलेंगे तो लड़का में सभी आ जाते हैं, ठीक। कुत्ता बोलेंगे तो कुत्ता के सभी हो जाएगा, पूरे जाति कुत्ता का, पूरा जाति का बोध होता है। वहीं हम टॉमी बोलेंगे तो टॉमी क्या है, एक कुत्ता का नाम है टॉमी, तो टॉमी किसी एक का नाम बोध हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं कि तोता हुआ, पंखा हुआ, ये सब किसी जाति का बोध कराता है, संपूर्ण जाति का। फिर होता है समूहवाचक संज्ञा, जो कि एक समूह का बोध कराता हो, समूह का बोध कराता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द देखिए, वे संज्ञा शब्द जिनके संगठन का बोध हो या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी संगठन या समूह का बोध होता है, तो जैसे पुलिस, पुलिस बोलेंगे तो एक पुलिस का समूह होता है, ठीक। आर्मी बोलेंगे तो आर्मी का ही एक समूह होता है, ठीक। यहाँ पर चाबी का गुच्छा, गुच्छा में, चाबी के गुच्छा में बहुत से आपको अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उसमें भी आपको अंगूर का बहुत से आपको समूह होता है। कक्षा हुआ, कक्षा में बहुत से लड़के होते हैं, एक समूह होता है, ठीक, लड़कों का। तो ये जो हो जाता है ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तोला जाता है, जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, उन्हें हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, घी को मापा या तोला जाता है, जैसे दूध, ये सब क्या आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक। अर्थात नाप तोल संबंधी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, नाप तोल करने वाली वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे गुड़ हुआ, गुड़ हुआ जोखा जाता है, उसे वजन किया जाता है। चना हुआ, ठीक, चना को भी वेट किया जाता है। शक्कर हुआ, चांदी हुआ, घी हुआ, ये सब जो भी आ जाएंगे ये आपको क्या आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संख्या में। फिर एक आता है भाववाचक संज्ञा, जो कि आपके अंदरूनी भाव को प्रकट करता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए, वे सभी संज्ञा जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही स्पर्श किया जा सकता है। एक बात बताइए, आप बोलेंगे कि हम उदास हैं, उदास हैं, तो उदास को तो हम देख नहीं सकते, ठीक। मुंह का आपका फीलिंग देख सकते हैं, उससे अनुभव लगा सकते हैं, तो इसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन कभी स्पर्श नहीं किया जा सकता, ना ही कभी देखा जा सकता है, यह केवल महसूस किया जा सकता है, तो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दर्द हुआ, दर्द कभी दिखाई नहीं देता, यह महसूस होता है कि कभी जोर से दर्द हो रहा है। प्रेम हुआ, क्रोध हुआ, भूख हुआ, प्यास हुआ, शर्म हुआ, मोह हुआ, लोभ हुआ, प्राण हुआ, वीरता हुआ, गर्मी हुआ, ईमानदारी हुआ, ये सब जो भी है ये भाववाचक संज्ञा है। इन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही इन्हें स्पर्श किया जा सकता है, इन्हें बस फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो संज्ञा यहाँ पर खत्म होता है। अब आइए क्वेश्चन लगा लीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम लोग स्वरनाम बोलते हैं, ठीक, स्वरनाम बोलते हैं, ये याद रखिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले स्वरनाम कहलाता है। यहाँ से स्वरनाम भी रिवीजन कर लीजिए झट से, क्योंकि देखिए ये एक तरफ से मास्टर वीडियो है तो इसमें आपको थ्योरी भी जानना जरूरी है, और कम समय बचा हुआ है तो आप कम समय में कितना जल्दी हो सके सारा थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी जिस टाइप से पूछा जाता है वो मैं आपको इसमें करा देने वाला हूँ, ठीक। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर नाम बोलते हैं, ठीक। स्वर नाम जिसका उपयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, ठीक। सरल शब्दों में स्वर मीन्स क्या होता है, सब,
और नाम मीन्स होता है संज्ञाओं के बदले जो आता है, ठीक, क्योंकि संज्ञा मीन्स होता ही है एक प्रकार का नाम, तो स्वर मीन्स सब और नाम के बदले जो नाम के बदले आता है, ठीक। तो जो शब्द आते हैं संज्ञा के बदले उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, स्वरनाम बोलते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा। स्वरनाम शब्द जैसे कौन कौन हो जाएंगे, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, ये सभी क्या है, स्वरनाम शब्द है, क्योंकि ये संज्ञा के लिए आए हैं। जैसे कि अमित, मान लीजिए कोई लड़का है, अमित के लिए हम बोले कि तुम अमित, तुम बोले, अमित के लिए हम इशारा कर कर तुम बोले तो तुम क्या है, अमित के लिए हम बोल रहे हैं तो अमित तो मान लीजिए एक व्यक्तिवाचक वो संज्ञा हो गया, अमित नाम है तो, और अगर उसके लिए हम तुम बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं आप, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको स्वरनाम हो जाएगा। वैसे स्वरनाम के भेद भी होते हैं, स्वरनाम के 6 भेद, संज्ञा के 5 भेद, स्वरनाम के 6 भेद, याद रखिएगा। तो स्वरनाम के 6 भेद कौन कौन होते हैं, यहाँ पर देखिए, पुरुषवाचक स्वरनाम होता है, निजवाचक स्वरनाम होता है, निश्चयवाचक स्वरनाम होता है, ठीक, अनिश्चयवाचक स्वरनाम होता है, संबंधवाचक स्वरनाम होता है और प्रश्नवाचक स्वरनाम होता है। तो जैसे जैसा नाम है वैसे वैसा काम भी है इनका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्वरनाम के भेद। सबसे पहले पुरुषवाचक स्वरनाम जो बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषवाचक स्वरनाम, नाम से ही चल रहा है पुरुष, यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक स्वरनाम, जिस स्वरनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध हो, ठीक, उन्हें हम लोग पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति का बोध हो उन्हें पुरुषवाचक स्वरनाम पुरुष हो, स्त्री पुरुष दोनों के लिए हो सकते हैं कि नाम के बदले आते हैं। ये नहीं कि बस पुरुष लिखा है तो पुरुषवाचक बस पुरुष के लिए, नहीं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए आपके नाम के बदले आ सकते हैं, ठीक। तो ये स्वरनाम है, इसकी संज्ञा के बदले आ रहा है, नाम के बदले, और पुरुषवाचक है, इसकी किसी भी पुरुष और महिला के, आपको स्त्री भी हो सकता है, उसके नाम के बदले जब आते हैं तो वो पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाता है। जैसे मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, ठीक, तुम जाते हो, ये सब जो होता है आपको पुरुषवाचक स्वरनाम के अंतर्गत आता है, मैं, तुम। अब यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक स्वरनाम भी 3 प्रकार का होता है। ये कौन प्रकार का, 3 प्रकार का होता है पुरुषवाचक स्वरनाम। कौन कौन, तो एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से कौन उत्तम पुरुष नहीं है, क्वेश्चन ये दे सकता है कि इनमें से कौन मध्यम पुरुष है, और ऑप्शन आपका दिया रहेगा। तो ये देख लीजिएगा तीनों में कौन कौन होता है, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष, सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष, जिन स्वरनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष करते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं अपने लिए मैं का उपयोग कर रहा हूं ना, तो ये कौन हो जाएगा, मैं जो हो जाएगा ये उत्तम पुरुष में आएगा। मैं जो बोलने वाला है वो खुद के लिए कर रहा है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, तो मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपके लिए बना रहा हूं, लेकिन मैं जो हो जाएगा ये हमारे लिए उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक। या हम या मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि, ये सब क्या हो जाते हैं, उत्तम पुरुष। और यहीं आप देखिएगा कि मध्यम पुरुष में कौन आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जिन स्वरनाम का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष करते हैं। जैसे कि मैं तो हो गया उत्तम पुरुष, ठीक, लेकिन मैं किसके लिए वीडियो बनाऊं, आपके लिए, आप सुनने वाले हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष हो जाएंगे, ठीक। जैसे तुम, मैं वीडियो बनाऊंगा तुम सुनोगे तो तुम क्या हो गया, ये आपको मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक। तुम हुआ, आप हुआ, तुम्हारे हुए, तुमने हुआ, आपने हुआ, ये आ गए मध्यम पुरुष में, ठीक। और एक होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन आ जाएंगे, तो जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे कि एक आप वीडियो देख रहे हैं और बहुत से और भी कैंडिडेट होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे वे सभी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो वे जो आ जाएंगे, वे सभी लोग आ जाएंगे, ये आपको अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसने, देखिए उसे, उन्हें, उन्होंने, इनसे, उनसे, ये सभी आपको अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। फिर निजवाचक स्वरनाम, आपको निजवाचक स्वरनाम अगला स्वरनाम आता है, ठीक। देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है, निजता, यहाँ पर देखिए निज, यहाँ से तो निज, देखिए तो निजवाचक सर्वनाम आप हुआ, स्वयं हुआ, खुद होता है, ठीक। या आप अपने के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए, तो वो क्या हो जाते हैं, इसका प्रयोग अपने आप के लिए करते हैं। जैसे राम वहाँ स्वयं चला जाएगा, स्वयं राम वहाँ क्या करेगा, स्वयं चला जाएगा, ये स्वयं इसके खुद के लिए कर रहा है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी, यहाँ पर देखिए अपनी खुद मदद करता है, या अपनी मदद आप करता है, ठीक। ईश्वर भी उसका ही साथ देता है। तो ये जो अपनी है, स्वयं है, खुद है, ये क्या आ जाते हैं, निजवाचक स्वरनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है निश्चयवाचक स्वरनाम। यहाँ पर देखिए निश्चयवाचक, नाम से ही पता चल रहा है निश्चय, ठीक। तो निश्चयवाचक स्वरनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है, ठीक। इसी ही निश्चयवाचक स्वरनाम कहा जाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, या मेरी पुस्तक, मेरी क्या, ये जो, जैसे मेरी जो हो जाएगा ये निश्चयवाचक हो जाएगा। वह मंदिर है, वह क्या है, मंदिर है, तो वह हो जाएगा, ये निश्चय बता रहा है कि क्या है, मंदिर है, ठीक। फिर एक होता है अनिश्चयवाचक स्वरनाम। अनिश्चयवाचक, तो जिस स्वरनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। इससे किसी आपको निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए कोई में आपको, कोई में तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, तो कोई भी, कुछ भी, किसी भी, इससे कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ खा लेना,
कुछ खा लेना में कुछ भी खा लेते हैं, फल भी खा ले सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, दाल भी भात भी कुछ भी खा लेते हैं, तो किसी निश्चित का प्रयोग यहाँ पर नहीं पता चल रहा है, निश्चितता पता नहीं चल रहा है। कुछ काम करो, कुछ काम के मतलब कि ये भी हो सकता है कि तुम आप आराम भी कर सकते हो, सो भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घूम भी सकते हो, खेल भी सकते हो, ये सभी तो काम है ना। तो कुछ से पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या होता है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है। ठीक, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसे बोला जाता है। फिर एक होता है संबंधवाचक, पांचवा जो सर्वनाम होता है ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नाम से ही पता चल रहा है संबंध है, संबंध स्थापित करने के लिए। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा आदि होते हैं। कौन? तो जो, सो, जैसा, वैसा आदि ये होते हैं, इसे संबंधवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग जो होता है वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जो सोएगा वो सो खोएगा। देखिए, जो सोएगा जो सोएगा, यहाँ पर देखिए जो सो का प्रयोग हुआ ना, जो सोएगा वो खोएगा, ये संबंध स्थापित करने के लिए कि जो सोएगा वो खोएगा। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी होते हैं, जो यहाँ पर देखिए आ गया, जो परिश्रम करते हैं वो सुखी होते हैं। जो जागेगा सो पाएगा, यहाँ पर देखिए सो आ गया, जो करेगा सो भोगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, संबंधवाचक यहाँ पर सर्वनाम होते हैं, एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। जो, सो, यहाँ पर देखिए जो होगा सो होगा, जैसा होगा वैसा होगा, जो वाक्य में ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट सर्वनाम है, आपको सर्वनाम के 6 भेद में लास्ट सर्वनाम जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक, मीन्स की जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ये प्रश्न करने के लिए किया जाता है, तो इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण से आप देख सकते हैं कि आपने क्या खाया, यहाँ पर देखिए आपने क्या खाया। ठीक, तो ये पता चल रहा है ना, क्या क्या यहाँ पर क्या हो गया, आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, क्या खाया। ठीक, बाहर कौन खड़ा है, कौन यहाँ पर क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। टोकरी में क्या रखा है, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं और आपको सर्वनाम के जो 6 भेद है मैंने आपको बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शब्द का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा सर्वनाम मैंने आपको कराया, आप बताइए कि इसमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने फिर बताया कि किसी एक व्यक्ति का बोध हो या किसी एक वस्तु का बोध होता है, तो यहाँ पर देखिए यमुना, यमुना हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, ये आपको याद रखना चाहिए। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, यमुना किसी का नाम है और किसी एक व्यक्ति का इंगित कर रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। ठीक, तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये हो जाएगा परिषद। परिषद शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपको क्या होता है, जो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, ये आपको लिंग कितने प्रकार के होते हैं भारत में, माफ कीजिएगा हिंदी में माफ कीजिएगा भारत आ रहा है, तो हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो संज्ञा जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक, कि किसी भी आपको व्यक्ति या वस्तु के का क्या पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष जाति का बोध होता है, आपको इसे लिंग कहते हैं। ठीक, लिंग जो होते हैं जो आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ने को मिलेगा वो 2 प्रकार के मिलेगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मात्र 2 मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि माता, पिता, यमुना, शेर, शेरनी, दादा, दादी, बकरा, बकरी। तो यहाँ पर देखिएगा कि माता जो हो जाएंगी, यहाँ पर माता जो हो जाएंगी ये स्त्रीलिंग में आएंगे, वैसे ही पिता पुल्लिंग में, यमुना, शेर जो आ जाएगा यहाँ पर देखिए शेर जो हो जाएगा ये आपको पुल्लिंग हो जाएगा, वैसे ही शेरनी जो हो जाएगी ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। दादा जो हो जाएंगे पुल्लिंग हो जाएंगे, वहीं दादी जो आ जाएंगी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। बकरा जो हो जाएगा ये पुल्लिंग हो जाएगा, बकरी जो आ जाएगी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। तो लिंग 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में, 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक, इन्हें पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल, ये आपको पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए आपको पुल्लिंग हो जाता है। और वैसे ही स्त्रीलिंग देखिए यहाँ पर देखिए, तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय, ये सब क्या हो जाती है, स्त्रीलिंग हो जाती है, क्योंकि ये स्त्री आपको जाति का बोध करा रही है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। कारक कितने होते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा दिए होंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, और दरोगा के भी एग्जाम जब हुआ था, होने वाला था, तो उस समय मैंने कुछ दिन पहले ये हिंदी का कराया था और उसमें बताया था कि कारक ये जरूर देख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। तो 21 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अब कारक के चिन्ह देख लीजिए। कारक के चिन्ह पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, चिन्ह दे देगा, पूछ देगा इसमें से कौन से कारक है, तो ये आपको याद रखना होगा। कारक से चिन्ह जैसे कर्ता, ने, कर्ता के लिए क्या आएगा, ने आएगा। जैसे कि काम करने वालों के लिए क्या आता है, ने आता है। ठीक, कर्म को, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता हो, जिस पर काम का प्रभाव करता है, कर्म जब भी आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, को आएगा। ठीक, करण से, करण जब भी आएगा, करण मीन्स की जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसके लिए करण आता है, और करण जब भी आएगा तो से या द्वारा आएगा। ठीक, संप्रदान
यहाँ पर देखिए संप्रदान, यहाँ पर संविधान को या के लिए, यहाँ पर संविधान को या के लिए जब आएगा, जिसके लिए क्रिया किया जाए, जिसके लिए क्या किया जाए, क्रिया किया जाए, उसके लिए। अपदान, अपदान क्या होता है, अलग होने की स्थिति में आता है, जिससे अलगाव हो, बिलगाव की स्थिति में आता है अपदान। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसमें अपदान आएगा, से जब आएगा तो ये अपदान कारक हो जाएगा। संबंध कारक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये जो होता है ये अन्य पदों से संबंध स्थापित करने के लिए आता है, तो ये संबंध कारक हो जाते हैं। ठीक, सातवां क्या आता है, अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है, में, पे, पर आता है। ठीक, तो ये आपको आ जाते हैं अधिकरण, क्रिया के आधार पर ये आपको आता है। ठीक, और संबोधन, संबोधन लास्ट होता है हे, अरे, अजी। हे, अरे, अजी किसके लिए, तो किसी को पुकारने या बुलाने के लिए ये उपयोग किया जाता है, हे, अरे, अजी। ठीक, ये संबोधन कारक के अंतर्गत आता है, हे, अरे, अजी। ठीक, तो ये आपको कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के चिन्ह भी मैंने बता दिया, किसके लिए आते हैं ये भी बता दिया। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए कि के लिए किस कारक का चिन्ह है, ऐसे ही डायरेक्ट दे सकता है, के लिए जो है ये किस कारक का चिन्ह है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको के लिए संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान के साथ क्या आएगा, के लिए आएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बी हो जाएगा भाई इसका आंसर बी। यहाँ पर देखिए वृक्ष, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, जो से है ये किस कारक का चिन्ह है ये आपको बताना है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में, तो से किस प्रकार के कारक चिन्ह है, तो ये हो जाएगा अपदान। अपदान से ये है ना, तो ये आपको अपदान हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो जो भी मैं थ्योरी करा रहा हूँ उसे बड़ा ध्यान से देखिए, तभी क्वेश्चन लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन के इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो गुणवाचक जो किसी का गुण बताए, जैसे कि नया, पुराना, ये आपको क्या हो जाता है, गुण बता रहा है। ठीक, तो ये आपको गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो 24 का आंसर भी हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, अगर कोई उत्कर्ष लिखा हुआ है उसका विशेषण पूछ रहा है, देखिए संज्ञा से विशेषण बनाने के दे सकता है, स्वनाम से विशेषण बनाने के लिए दे सकता है। तो उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा ये आपको बताना है। तो उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा, उत्कृष्ट। 25 का आंसर सी हो जाएगा, उत्कृष्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। इसमें अब देखिए काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया समय, और भविष्य काल जो आने वाला समय है। ये पूछ रहा है कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। ठीक, तो ये आपको वर्तमान काल में किस काल में है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अभी ये चल रहा है काम, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ठीक, ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल में। 26 का आंसर भी हो जाएगा। देखिए मैं आपको हिंदी के लिए प्लेलिस्ट बना चुका हूं, अगर अब सभी टॉपिक करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पड़ा है, 15 वीडियो मात्र है, एक वीडियो 10 मिनट का मात्र लेंथ होगा, वो सारा देख लीजिए, थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 20 क्वेश्चन अगर करना है ना तो वो आपको वीडियो देखना होगा जो प्लेलिस्ट में पड़ा है, और फिर इसे भी आप देख लीजिएगा। तो आपका समझिए कि हिंदी एकदम आराम से 20 में 18 से 19 क्वेश्चन तो आपका कोई रोक ही नहीं सकता, आराम से आप कर आ जाएंगे। ठीक, यहाँ देखिए कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बीबीआई लगा लीजिएगा। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है ये कवित्री होता है, कवित्री होगा यहाँ पर ईसी वाला। ठीक, कवित्री, ठीक, ऐसे लिखा जाता है। आगे चलते क्वेश्चन 28 क्वेश्चन देखिए कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो मैंने ये बताया था उसे क्या कहते हैं, बार बार जब क्वेश्चन आपको कराता हूँ तो उसे बोला जाता है प्रत्यय, और जो धातु शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है उसे बोला जाता है उपसर्ग। ठीक, इसे याद रखिएगा। डी हो जाएगा प्रत्यय जो अंत में जोड़ा जाता है, जैसे प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं, अब देखिए उपसर्ग जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है, ठीक, और उसका शाब्दिक अर्थ बदल देता है। तो प्रख्यात में क्या जोड़ा गया है, तो प्रख्यात में प्र जोड़ा गया है, ख्यात में प्रख्यात में प्र जोड़ा गया है, यहाँ हो जाएगा ए इसका आंसर। वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसका शाब्दिक अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए वे शब्द जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का शाब्दिक अर्थ बदल देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उपसर्ग बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे उपसर्ग में क्या हो जाएगा, उपसर्ग और मूल शब्द एक नया शब्द बन जाता है। उपसर्ग जुड़ता है एक मूल शब्द के साथ तो नया शब्द बन जाता है। जैसे उप जुड़ गया है कार के साथ, क्या बन गया है, उपकार बन गया। तो इसमें उप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि वो कार के साथ जुड़ा हुआ है तो उपकार बन गया है। तो ऐसे ही आपको पता करना है। अब यहाँ पर देखिए जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, देखिए रिपीट कर गया क्वेश्चन, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या करते हैं, यह बताना है, तो इसे प्रत्यय कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब यहाँ पर देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए प्रत्यय भी देख लीजिए। प्रत्यय देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, इतना इजी क्वेश्चन आता है, पूछ देता है कि इसमें से कौन उपसर्ग होगा और कौन प्रत्यय होगा, और 2 क्वेश्चन आता है यहीं से। ठीक, तो डिट्टो 2 क्वेश्चन आपको लगा लेना है। यहाँ पर देखिए प्रतिधन अय, प्रति का अर्थ क्या होता है, साथ में, और पर बाद में, साथ में आएगा लेकिन बाद में आएगा, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रति। अय का अर्थ क्या होता है, चलने वाला, जो बाद में चलने वाला, बाद में आने वाला के लिए प्रत्यय है। अर्थात प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। ठीक, प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश होता है, अविकारी शब्दांश होता है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं, जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे भाला,
भाला शब्द में आई जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता, बन जाता है भलाई, जोड़ दिया भलाई हो जाता है। तो अगर भाला और अब इसमें आई जोड़ दीजिए, आई, तो ये क्या बन जाएगा, भलाई बन जाएगा। वैसे ही आपको क्या हो जाएगा इसमें, तो भलाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आई लास्ट में जोड़ा है, आई प्रत्यय हो जाएगा इसमें भलाई में। तो ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपको कर लेना है। यहाँ पर देखिए अब आता है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये शब्द के प्रकार होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन 2 बनते हैं कि तत्सम कौन सा है इसमें और तद्भव कौन सा है, ये आपको छांटना होता है। तो सबसे पहले आपको जानना भी जरूरी है कि कौन सा तत्सम कहलाते हैं और कौन से तद्भव कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, हिंदी के प्रयोग में लाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम। संस्कृत के डायरेक्ट जो शब्द आ जाते हैं हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। तत्सम शब्द से ही आपको देखिए तत्सम तो क्या निकल रहा है, ये संस्कृत जैसा आपको लग रहा है। तद्भव, तद्भव थोड़ा उल्टा टाइप का लग रहा है। ठीक, तत्सम क्या हो जाते हैं, संस्कृत के डायरेक्ट आ जाते हैं, हिंदी में उपयोग होते हैं। 31 का आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर कुछ। अब देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, जो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद है ये 4 भाग में डिवाइड किए गए हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को यहाँ पर कौन कौन, तो यहाँ पर तत्सम शब्द होता है, फिर तद्भव शब्द होता है, फिर देशज शब्द होते हैं और फिर यहाँ पर विदेशज शब्द होते हैं। ठीक, विदेशी शब्द या विदेशज। यहाँ पर तत्सम शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले तत्सम शब्द किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में भी वो अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वो किसके भाषा के शब्द हैं, संस्कृत के, उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सरल शब्दों में हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, ये सभी संस्कृत के शब्द है जो कि आपको हिंदी में भी समान मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे और यही क्या हो, सब तत्सम शब्द हो जाएंगे ये सभी। तद्भव शब्द देख लीजिए यहाँ से, तद्भव शब्द कौन कौन है, तो तद्भव वो कहलाते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, मीन्स कि उनका रूप बिगड़ कर, विकृत होकर संस्कृत और प्राकृत से ठीक हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं, अपने रूप को बदल दिया है और हिंदी में मिल गया है या बिगड़कर, ठीक, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत में दुग्ध बोला जाता है और यही बिगड़कर क्या हो गया, दूध बन गया है। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं ना, तो दूध क्या है, एक तद्भव शब्द है, ठीक, जो कि संस्कृत के दुग्ध से बना है बिगड़कर। हस्त, हम लोग हाथ के लिए हस्त संस्कृत में बोला जाता है, लेकिन हस्त ही बिगड़कर शब्द क्या हो गया, हाथ हो गया, जो कि तद्भव शब्द हो गया है। वैसे ही आप देखिए देशज, नाम से ही पता चल रहा है देशज का, तो आपका देशज लगाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको नाम से पता चल रहा है। देशज किसे कहते हैं, तो देश प्लस ज अर्थात देश में जन्म, देश में जन्मा। देशज का क्या मतलब हुआ, देश प्लस ज, इसके देश में जन्मा। तो जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल भाषा में हिंदी में आ गए हैं वे देशज कहलाते हैं। जो हिंदी में आ गए हैं, जो देश के ही अंदर, अपने ही देश के अंदर जो बोले जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में और वो हिंदी में आ गए हैं, ठीक, वो देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, सरल शब्दों में यहाँ पर देखिए साधारण शब्दों में देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया हम लोग बोलते हैं ना, छोटे छोटे पक्षी को चिड़िया बोलते हैं, ये देश का ही अपना ही देशज शब्द है। कटोरा, कटोरा बोलते हैं। खिड़की बोलते हैं, जूता बोलते हैं। खिचड़ी, खिचड़ी ये तो पक्का आपको क्वेश्चन आता है, खिचड़ी में, कटोरा में, ये सब आपका पगड़ी हुआ, लोटा हुआ, डिबिया हुआ, तेंदुआ हुआ, कटरा हुआ, अंडा हुआ, टेट हुआ, ठुमरी हुआ, खखरा हुआ, चषक हुआ, फुनगनी हुआ, यहाँ पर फुनगी, डोंगा, ये सभी जो शब्द होते हैं ये अपने देश में प्रचलित बोलचाल भाषा में आते हैं, ये देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, वैसे ही आप देखिएगा विदेशी भाषा से शब्द आ चुके हैं हिंदी के बोलचाल में, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। माफ कीजिएगा, विदेशी शब्द। यहाँ पर देखिए विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए वाले शब्दों को विदेशी शब्द बोला जाता है। ठीक, विदेशज। सरल शब्दों में यहाँ पर देखिए वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे आजकल हिंदी में अनेक विदेशी शब्द का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में आजकल अनेक विदेशी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हुआ, डॉक्टर हुए, बुक हुए, रेडियो हुए, पेन हुए, पेंसिल हुए, स्टेशन हुए, ये सब क्या है, एक प्रकार के विदेशी शब्द है। ठीक, कोई इंग्लिश से आया है, कोई उर्दू से आया है, कोई फारसी से आया है, कोई आपको अलग अलग आय से अरबी से आया है, तो ये अलग अलग जो विदेशी शब्दों से आ चुके हैं उन्हें हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। तो आपको छांटने के लिए भी दे सकता है कि इनमें से कौन देशज शब्द है और कौन विदेशज शब्द है। तो हर तरीका से आपको तैयार रहना है कि क्वेश्चन कैसे भी आए आपको लगा लेना है। अब देखिए रचना की दृष्टि से, देखिए रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं और ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है। ठीक, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, भेद है 3 भेद हैं। और ये कौन कौन भेद है मैं आपको बता देता हूँ। रचना की दृष्टि से 3 भेद जो हो जाते हैं, पहला रूढ़ हो जाता है,
यहाँ पर देखिए रूढ़ शब्द, फिर यौगिक शब्द और फिर योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़। और इसको पहचानना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कौन से इसमें दे देता है योगरूढ़ शब्द है, कौन से रूढ़ शब्द है, कौन से यौगिक शब्द है, जिसे पहचानने के लिए बहुत आसान है। मात्र 1 मिनट में मैं आपको देखिए पहचानने के लिए बता देता हूँ तरीका। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले रूढ़ शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो, अगर हम उसको तोड़ते हैं वो शब्द का, तो कोई भी खंड क्या होता है? सार्थक उसका मतलब नहीं निकलता हो। जिसका कोई भी खंड सार्थक ना हो, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, और जिसको तोड़ने पर कोई सार्थक ना मिले, कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। और रूढ़ में आप देखिएगा छोटा इंगित कर रहा है, छोटा, रूढ़, रूढ़, ये देखिए 2 शब्द से मिलकर मात्रा बना है रूढ़, ठीक। अब यहाँ पर ये भी कभी भी आएगा रूढ़ शब्द, तो वो देखिएगा छोटा मात्रा में आएगा। जैसे लोटा हुआ, लोटा को तोड़िए, लोटा, पता नहीं लो से भी मतलब नहीं है, टा से भी कुछ नहीं मतलब है। कल, क ल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को तोड़ने पर कोई शाब्दिक अर्थ निकलबे ना कर रहा है। जल, ज ल, इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक। तो ये देखिएगा छोटा भी होता है, शब्द जो होता है ये छोटा भी होता है। आप देखिए लोटा कितना छोटा है, कल कितना छोटा है, रूढ़ भी देखिए, रूढ़ भी लिखने से कितना छोटा चल रहा है। और इसको तोड़ेंगे भी तो इससे कोई शाब्दिक अर्थ अलग अलग नहीं निकल रहा है, ठीक। ये एकजुट है तभी एक कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। ये क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और रूढ़ शब्द पहचानने का सबसे ये कहीं तरीका है, ये शब्द जो भी होगा करीब छोटा होगा। देखिए ये आकार में कितना छोटा है ना, यहाँ पर देखिए छोटा है, ठीक। ये सब जो होते हैं छोटा शब्द होता है, ठीक। अब यौगिक देखिए, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनका खंडन सार्थक होता है, जिनका खंडन किया जाए, इसकी तोड़ा जाए तो उनका सार्थक मीनिंग निकलता है। और ये कभी भी जो होते हैं रूढ़ से बड़ा होते हैं, यौगिक जो होते हैं रूढ़ से बड़ा होते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय ही मिलकर बना है विद्यालय। तो विद्या, विद्या से ही मतलब निकल रहा है विद्या, ये भी मतलब निकल आलय, जहाँ पर पढ़ने जाते हैं आलय से भी। तो यहाँ पर जो दोनों को तोड़ेंगे तो दोनों का सार्थक मीनिंग भी निकल रहा है। जैसे दाया सागर, दाया, दाया भी और सागर भी, ठीक, ये भी मीनिंग निकल रहा है दोनों का अलग अलग तोड़ने पर। तो ये जो हो जाते हैं ये यौगिक शब्द होते हैं, ठीक। तो यौगिक और अब रूढ़, यौगिक, और इसके बाद जो लास्ट आता है योगरूढ़ आता है। योगरूढ़ पहचानना और भी आसान है, बहुत ही आसान है योगरूढ़ पहचानना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, क्या होंगे? यौगिक पक्का होंगे ये, ठीक। क्यों? यौगिक होंगे पर समान अर्थों को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध करते हैं। ये क्या करेंगे? किसी विशेष अर्थ का बोध करने लगेंगे, ये योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकज को तोड़िएगा, पंक धन ज, ये दोनों का मतलब निकल रहा है। तो ये एक प्रकार का योगरूढ़ है, दोनों को तोड़ने पर सार्थक मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका कुछ अलग ही मीनिंग निकलेगा। पंकज, पंक जन ध, मिसकी मेल से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कमल होता है। तो पंकज अब जब बोलिएगा, मिसकी कीचड़ में खिलने वाला फूल को ही पंकज बोला जाता है, मिसकी कमल है तो ये कीचड़ में खिलता है, तो ये जो होता है पंक मिस कीचड़ होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसका कुछ अलग विशेष अर्थ निकलता है। तो पंकज आप बोलते हैं तो किसका अर्थ निकलता है? कमल का अर्थ निकलता है। तो योगरूढ़ शब्द में किसी विशेष का अर्थ निकलता है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिए इसमें से मैंने बोला था रूढ़ आएगा तो कभी भी छोटा होगा शब्द। तो इसे आप सबसे पहले शब्द का कीजिएगा, वैसे शब्द को चयन कीजिएगा जो छोटा होगा। तो सबसे पहले में ही आपको क्या मार दीजिएगा? डी मार दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए तीनों शब्द क्या है? तीनों शब्द बड़ा बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा होगा? पशु। और पशु को तोड़ कर देखिए कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा इनको तोड़ने पर। तो ये क्या हो जाएंगे? रूढ़ हो जाएंगे। 32 का आंसर डी हो जाएगा। मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। मजिस्ट्रेट जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? तो मजिस्ट्रेट चेकिंग होता है ना बोलते हैं, तो ये कौन है? विदेशी शब्द है, विदेशी। मजिस्ट्रेट जो शब्द है विदेशी, इंग्लिश से निकला हुआ है। तो ये 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और हिंदी के बोलचाल में प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ये देखिए देशज शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि दिया है, प्रार्थना दिया है, लोटा दिया है, खेत दिया है। ये आपको बताइए कि कौन सा देशज शब्द है। तो इसमें से जो लोटा हो जाएगा ना, ये देशज शब्द हो जाएगा, लोटा। यहाँ पर देखिए लोटा, ठीक, खिचड़ी, ये सब क्या हो जाते हैं? देशज शब्द होते हैं। आगे है क्वेश्चन कि निम्न में कौन यौगिक शब्द है? यहाँ पर देखिए यौगिक, यौगिक क्या बताए थे? जिसका विखंडन करने पर, विखंडन कीजिएगा कोई भी शब्द का तो उसका सार्थक मीनिंग निकलेगा, वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो भी होगा ये कभी भी रूढ़ जो शब्द होगा वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद क्या होगा? यौगिक होगा। तो यौगिक रूढ़ से ऑलवेज बड़ा होगा। तो इसमें सबसे पहले बड़ा वाला शब्द चूज कीजिएगा, बड़ा वाला शब्द चूज कीजिएगा। तो इसमें कौन सा शब्द आपको सबसे पहले आएगा? तो बड़ा वाला शब्द चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय, विद्यालय आ रहा है ना, विद्यालय। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय जो होगा विद्या धन आलय, जहाँ पर विद्या को अर्जित करने के लिए जहाँ जाया जाता है विद्यालय होता है। तो ये जो हो जाता है विद्या भी और आलय भी, ये दो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है दोनों को विघटन करने पर। तो ये हो जाएगा विद्यालय, ठीक। ये 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 36 योगरूढ़ शब्द कौन सा है? अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन योगरूढ़ शब्द है। ये बताइए योगरूढ़ शब्द इसमें से कौन हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो योगरूढ़ शब्द जिसका अलग ही मीनिंग निकलता हो,
ठीक, इसका मीनिंग विखंडन करने पर हाँ ये यौगिक तो होता है लेकिन इसका अलग ही मीनिंग निकलता है, इसलिए इसे क्या कर दिया जाता है, योगरूढ़ में डाल दिया जाता है। तो यहाँ देखिए पीला, पीला क्या हो जाएगा, तो पीला एक प्रकार का रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि पी ला तोड़िएगा तो दोनों का मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको रूढ़ शब्द। घुड़सवार, घुड़सवार को तोड़िए, घोड़ा पर सवार होने वाला, घोड़ धन सवार हो जाएगा, घोड़ा पर सवार होने वाला, तो दोनों का शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द। ठीक, लंबोदर, लंबोदर देखिए, लंबोदर मीन्स की लंबा है उदर जिसका, लंबा है उधर जिसका मीन्स की गणेश जी, अलग ही मीनिंग निकल रहा है। ये क्या हो जाएगा, योगरूढ़ हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और नाक क्या हो जाएगा, नाक, न ना धन का, ये क्या हो जाएगा, ये आपको रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ में यही अंतर है। 36 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तऋषि, सप्तऋषि में आपको संधि विच्छेद बताना है। सप्तऋषि में, सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपको आसानी से लगा सकते हैं। सप्तधन ऋषि जो हो जाएगा सप्तऋषि हो जाएगा, सप्तऋषि तारा भी आप देखे होंगे। ठीक, तो ये आपको 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। निरर्थक संधि विच्छेद से 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, ये पूछ सकता है कि किस संधि के अंतर्गत आता है, या संधि विच्छेद से दे सकता है क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा निधन अर्थक हो जाएगा, निरर्थक, निधन अर्थक। ठीक, तो ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि संगम का सही संधि विच्छेद, संगम का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, इसमें से कौन होगा, तो सम धन गम, ये सम धन गम हो जाएगा, संगम हो जाएगा। ठीक, ये आपको बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लेख का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि क्या होगा इसमें से, तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद जो होगा उत्तधन लेख, लेख का हो जाएगा, उत्तधन लेख हो जाएगा। ठीक, संधि विच्छेद से मैं आपको जब पार्ट 2 का वीडियो लाऊंगा तो उसमें भी क्वेश्चन कराऊंगा, और उसमें 100 जब क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि इसमें भी 100 क्वेश्चन, उसमें भी 100, टोटल 200 क्वेश्चन आप अगर कर जाते हैं तो एकदम आराम तरीका से क्वेश्चन लगाइएगा। ये वीडियो में जो है, ये मास्टर वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी है, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा। ठीक, लेकिन जब वो मास्टर वीडियो आएगा जो कि आपको 100 क्वेश्चन के साथ आएगा, वो बहुत लिमिट समय में होगा और आपको प्रैक्टिस अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है, अत्याचार, अत्याचार का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, इसमें से कौन सा है। ठीक, तो अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद है अति धन आचार हो जाएगा, अति धन अत्याचार का हो जाएगा अति धन आचार। ठीक, तो 41 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत्याग्रह, तो इसका हो जाएगा सत्य धन्य आग्रह, यही तो होता है सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है। अब देखिए आया मजा, समास, समास 6 भेद होते हैं समास के, समास कहते किसे हैं, इसमें से अव्ययभाव समास के बारे में पूछ रहा है, तो अव्ययभाव समास किसे कहेंगे, तो ये जो हो जाएगा प्रतिदिन जो हो जाएगा अव्ययभाव समास हो जाएगा। अब हम बताएंगे आपको समास के बारे में। बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, समास बहुत हार्ड लगता है उनको, लेकिन मैं प्लेलिस्ट में जो वीडियो डाला हूँ समास का, अगर वो देख लेते हैं तो एक ही बार में मैं दावा करता हूँ कि समास कभी भी क्वेश्चन आप आराम से लगाइएगा। ठीक, समास का क्वेश्चन देखिए, समास कहते किसे हैं और समास को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आसान तरीका से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक, देखिए 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर समास बनते हैं, ये आप बस बहुत मतलब साधारण भाषा में जान जाइए कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलने से शब्द को जो बनता है समास शब्द बनता है। समास के जो भेद होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, समास के भेद कितने होते हैं, 6 प्रकार के। संज्ञा मैंने बताया 5 प्रकार के भेद होते हैं, स्वरनाम 6 प्रकार के, कारक के 8 भेद होते हैं, और पुल्लिंग जो इसकी 2 लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये याद रखिएगा। और मैंने यहाँ पर बताया यहाँ पर जो आपको समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। पूछता है तो कितने भेद में, तो आपको आराम से लगा लेना है। ठीक, अब यहाँ पर 6 भेद में कौन, तो अव्ययभाव समास, सबसे पहले अव्ययभाव समास आता है, फिर आपको तत्पुरुष समास आता है, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर कर्मधारय समास आता है, फिर द्विगु समास आता है, फिर द्वंद्व समास आता है, फिर बहुब्रीहि समास आता है। तो सबसे पहले अव्ययभाव समास देख लीजिए, बहुत ही ट्रिकली मैं आपको बताने वाला हूं, बस ट्रिकली आप समझ लीजिएगा। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और दूसरा पद अवयव हो, दूसरा पद क्या हो, अवयव हो, उसे अव्ययभाव समास, क्योंकि अवयव हो दूसरा पद इसी से बनकर बना है क्या, अव्ययभाव समास। ठीक, तो प्रथम पद इसमें प्रधान होता है और दूसरा पद क्या होता है, अवयव होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि किन समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो अव्ययभाव समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, ये याद रखिएगा, और दूसरा पद अवयव होता है। जैसे इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक पहचानने का यह है, मैं आपको ट्रिक जो बता रहा हूं उससे पहला ये याद रखिए, जो पहला पद हो जाएगा प्रथम पद वो छोटा होगा, ऑलवेज छोटा होगा। ठीक, फिर दूसरा में क्या होगा कि इसमें कभी ना कभी पहला पद जो होगा उसमें उपसर्ग का उपयोग किया होगा, उपसर्ग मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, उसमें उपसर्ग का उपयोग किया होगा। ठीक, और एक ही शब्द 2 बार भी आए तो वो कौन सा जो समास हो जाता है, अव्ययभाव समास। एक ही शब्द जब 2 बार भी आए तो। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए प्रत्येक, प्रत्येक में देखिए हर एक जो हो जाएगा प्र, ये यहाँ पर देखिए पर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्र आपको हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, जो कि आपको शब्द के पहले लगा है। परोपकार, परोपकार दूसरे को उपकार, ये भी आपको क्या परोपकार जो हो जाएगा ये अव्ययभाव में हो जाएगा। आजीवन देखिए
आज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रकार का उपसर्ग है जो जीवन में लगा है, ठीक। तो ये जिसमें सबसे पहले उपसर्ग मिलता है वो क्या हो जाते हैं, अव्ययभाव समास हो जाते हैं। यथा पुरुष, यथा देखिए यथा रूप, रूप में लगा है यथा, यथा भी एक प्रकार का क्या उपसर्ग है। प्रतिकूल, प्रति क्या है, मैंने बताया था आपको, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति है, तो प्रति भी इसमें लगा है, प्रतिकूल में इसकी परिस्थिति के विपरीत। और यहाँ पर सभी देखिए सभी प्रथम पद इसमें प्रमुख हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें दो ही बात मैंने बताया कि पहला पद उपसर्ग होगा, और अगर एक ही पद दो बार भी है तो वो अव्ययभाव समास होता है, और प्रथम पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष देखिए प्रथम पद किसे कहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूजन होंगे। तो यही जो प्रतिकूल में जो प्रति है ना, यही प्रथम पद होगा, और जो पीछे वाला होगा ये कुल जो होगा ये उत्तर पद होगा, ठीक। ये अंतिम पद होगा, ये याद रखिएगा। आगे चलिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो तत्पुरुष समास, जिस यहाँ पर पहले परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि जिस समास के बाद अथवा उत्तर पद प्रधान हो, अव्ययभाव में मैंने क्या बताया था कि उसमें आपको प्रथम पद प्रधान हो, और तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष उस समास को कहते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान होता हो, और दोनों के बीच कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। दोनों के बीच जो कारक मैंने पढ़ाया था ना 8 प्रकार के कारक, वो वाला चिन्ह लोप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। बस पहचानने का ट्रिक मैं कुछ बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। तत्पुरुष समास में आपको जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा, ये तो साफ साफ दिया है, और जो कारक चिन्ह हो जाता है वो लोप हो जाता है, कारक चिन्ह लोप हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जैसे तुलसी, तुलसीकृत, तुलसीकृत मीन्स की तुलसी दास द्वारा कृत, मीन्स की तुलसी से कृत, यहाँ पर से जो है, यहाँ पर देखिए से कारक वाला चिन्ह है, तो कारक वाला चिन्ह ये लुप्त हो गया, यहीं से तुलसीकृत बना है। सराहत, सराहत मीन्स की सर से आहत, ये भी स यहाँ से लुप्त हो गया है, तभी तो ये सराहत बना है। सर से आहत के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सराहत, जो कि से जो है ये कारक चिन्ह ये लुप्त हो जाता है। तो तत्पुरुष समास में बस एक ही है कि इसमें कारक चिन्ह जो होता है ना वो लुप्त हो जाता है, ठीक। अब कारक जो चिन्ह है यहाँ पर देखिए, कारक विभक्ति, यहाँ से फिर से रिवीजन में करा देता हूँ, ये कारक है और ये विभक्ति चिन्ह है। तो ये कर्ता के लिए कौन सा आता है, ने आता है, कर्ता ने, कर्म को आता है, कर्म के लिए करण से के द्वारा ये यहाँ पर देखिए आता है से, संप्रदान के लिए यहाँ पर देखिए संप्रदान के लिए आता है, ठीक। अपदान से आता है यहाँ पर बिलगाव की दृष्टि में, संबंध के लिए का के की आता है यहाँ पर, अधिकरण के लिए में पर आता है, और संबोधन के लिए है अरे अजी आता है, ठीक। तो ये जो होता है कारक के चिन्ह जो 8 मैंने बताया, कारक और कारक के चिन्ह बता दिया, ठीक। इसी का लोप हो जाता है किसमें, तत्पुरुष समास में। तो पहचानने का नियम है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा। क्रमधारय समास देखिए, क्रमधारय समास किसे कहते हैं, बहुत आसान है क्रमधारय समास को पहचानना, ठीक। क्रमधारय समास किसे कहते हैं, ठीक। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, यहाँ पर देखिए समस्त पद का, इसमें भी उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर बीच के बीच अपमान और अपमेय का, अपमान और अपमेय अथवा यहाँ पर देखिए विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इनमें जो दोनों पद हैं, दोनों पद के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में देख लीजिए, कर्ता तत्पुरुष को ही क्रमधारय समास करते हैं, कर्ता तत्पुरुष को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रमधारय समास कहते हैं। इसे पहचानने का सबसे मस्त तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए कि विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य क्या आता है जो आता है, या के समान आता है। अगर आप विग्रह कीजिएगा ये, तो इसके दोनों पदों के बीच, उत्तर पद और प्रथम पद दोनों के पद में, इसको उत्तर पद और को प्रथम पद, दोनों पद के बीच में कौन सा आएगा, है जो आएगा, या के समान आदि शब्द आते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये क्रमधारय समास होते हैं। तो इसका अब ट्रिक बता देते हैं। पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद से तुलना किया जाएगा, विशेष होगा तो दूसरा पद से ऑलवेज तुलना किया जाएगा, और विग्रह करने पर है जो या के समान शब्द आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपको क्रमधारय समास हो जाएंगे। आप नोट्स कर लीजिएगा। अगर देखिए नौ युवक, नौ मीन्स की नौ है जो युवक, नौ मीन्स की नया है जो युवक, या नौ जो है युवक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नौ युवक, नया के लिए, ठीक। तो है जो है इसमें आया ना, है जो इसके बीच में आया, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक। पीताम्बर, पीला है जो आंबर, ठीक, पीला है जो आंबर। तो अगर मान लीजिए कि पीताम्बर एक, आपको ये भी याद रखिएगा कि तत्पुरुष, और आपको ये क्रमधारय के बाद आपको क्रमधारय समास के बाद भी और भी आपको 3 समास में पढ़ाऊंगा, ठीक। तो वो जो समास होते हैं उसमें भी आपको पीताम्बर आएंगे, और वही मेन होगा, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो पीला है जो आंबर, यहाँ पर देखिए है आ रहा है। महात्मा, महान है जो आत्मा, उनके लिए महात्मा है जो आ रहा है, ठीक। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ, नीलकंठ। तो ये आप जो आ जाता है, ये है जो समान आता है, या के समान जो आता है, ठीक। तो वो जो आता है ये आपको क्रमधारय समास के अंतर्गत आता है। द्विगु समास को पहचानना बहुत ही आसान है, एक ट्रिक में मात्र आप पहचान लेंगे। ये कौन से, तो जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, तीन आया, किस, 3 लोगों का समाहार, त्रिलोक। ये देखिए पूर्व पद क्या हो जाएगा, 3 आ रहा है, तो
जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। जैसे 3 रंगों का समूह के लिए क्या होता है, तिरंगा होता है, तिरंगा। तो यहाँ पर 3 आ रहा है। चौराहा, चौराहा में क्या होता है, 4 आकर राह मिलते हैं, ऐसे ऐसे चौराहा। तो ये भी चौ लग गया है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये आपको द्विगु समास हो जाएंगे। तो द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद जो होते हैं ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं। नवरात्रि, यहाँ पर देखिए नवरात्रि, तो नवरात्रि 9 दिनों की रात्रि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नवरात्रियों के समूह को नवरात्रि। तो 9 यहाँ पर आया है। पंचरत्न, देखिए 5 यहाँ पर आया है, 5 रत्नों का समूह पंचरत्न। दोपहर, दो पहरों का समूह को दोपहर, जिसे इसकी सबसे उत्तर पद जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण आता है। बस इतना याद रखिएगा, संख्यावाचक आएगा। यहाँ पर आप द्वंद्व को 2 से जोड़ सकते हैं, द्वंद्व द्विगु, यहाँ पर माफ कीजिएगा, द्विगु को आप 2 से जोड़ सकते हैं, द्विगु। तो इसकी 2 क्या है, संख्या है, तो इसके ही समय आपको जो जिसके आपको पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण आता होगा वो द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद द्वंद्व आता है। द्वंद्व नाम से ही चल रहा है, द्वंद्व नाम से पता चल रहा है आपको कि द्वंद्व समास किसे कहते होंगे। तो इस समास पद में 2 पद होते हैं, जो समास में 2 पद होते हैं, समास पद में 2 पद होते हैं, दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, इनका विग्रह करने के लिए और एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कभी भी विग्रह होगा इनका तो और भी आ जाएगा, एवं भी आ जाएगा, तथा भी आ जाएगा, अथवा भी आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाते हैं। ठीक, और द्वंद्व समास में ऑलवेज देखिएगा कि बीच में जब हाइफन का चिन्ह का उपयोग किया जाएगा यहाँ पर, तो ये देखिएगा एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे नर के विपरीत नारी, तो नर और नारी यहाँ पर बीच में आया, नर हाइफन के लिए और पढ़ा जाता है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, और ये नर के उल्टा क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। लेन के देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। तो लेन और देन यहाँ पर देख सकते हैं। भला और बुरा, अक्सर आप देखिएगा कि जो शुरू वाला पद आएगा उसके बीच में हाइफन का पद आएगा। अगर हाइफन का पद भी नहीं आया है, जैसे कि पाप पुण्य दिया है, पाप दिया है और पुण्य दिया है, तो ये क्या हो जाएंगे, पाप के उल्टा पुण्य होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, तो ये आप ऑलवेज देखिएगा। जैसे भाला के उल्टा बुरा होता है, तो ये भाला अथवा या बुरा, अथवा भी आ सकता है, या भी आ सकता है, और भी आ सकता है। ठीक, हरिशंकर, विष्णु और शंकर दोनों मिल गए हैं तो हरिशंकर हो गया है। माता और पिता, यहाँ पर देखिए माता और पिता, ये आ गया है। भाई और बहन, ठीक, चाचा और चाची, ये सभी जो आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब बहुब्रीहि समास, सबसे महत्वपूर्ण समास है बहुब्रीहि समास, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता। ठीक, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि पूर्व पद भी होता है, उत्तर पद भी होता है, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, एक तीसरा वाला पद प्रधान हो जाता है, मीन्स कि अन्य पद प्रधान हो जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों पद में किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, वह किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। ठीक, जैसे दशानन, दशानन हम बोलेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा, ठीक, पहले हमारे दिमाग में आएगा कि इसका तो 10 आ रहा है, तो ये तो द्विगु समास हो जाना चाहिए, 10 आ रहा है क्योंकि 10। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये दशानन बोल रहा है कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात भी यहाँ पर होता है, अर्थात मीन्स कि ये अलग किसी और की ओर इंगित करता है। ठीक, तो अर्थात रावण। ठीक, पंचानन, 5 है मुख जिनके, जैसे शंकर जी। गिरिधर, गिरि धारण करने वाला, जैसे श्री कृष्ण जी। ठीक, चतुर्भुज, 4 है भुजाओं जिनके, विष्णु जी। ठीक, गजानन, गज है समान मुख वाला, गज के समान मुख वाला, शुण वाला। ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएंगे, भगवान गणेश जी हो जाएंगे। ठीक, ये जो हो जाएंगे यहाँ पर जो अलग ही अर्थ निकल रहा है, ये आपको क्या हो जाता है, तो ये जो समास हो जाता है ये हो जाता है आपको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक, जिसका कोई अलग ही अर्थ निकल रहा है। सरोज, तालाब से जन्म लेने वालों को क्या बोला जाता है, सरोज बोला जाता है। जैसे कमल, इसका अर्थ कमल निकलेगा। ठीक, महादेव, देवों में महान जो भगवान शिव हैं उनके लिए उपयोग होता है। पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला, जैसे कमल। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना। दशांतर में कौन सा समास है ये आप बताइए। समास मैंने आपको पढ़ाया। देशांतर, देशांतर नाम से ही पता चल रहा है, देशांतर, सोचिए, कुछ समय देता हूं मैं आपको। देशांतर में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, इसका दूसरा पद प्रधान होता हो और कारक चिन्ह का लोप होता हो, तो 10 का अंतर वाला, 10 का अंतर वाला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दशांतर कहेंगे। तो का वाला लोप हो गया है। ठीक, तो ये दशांतर हो गया। ठीक, 10 का अंतर वाला। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि साग पात में कौन सा समास है, ये तो आप लगा ही लीजिएगा। मैंने बोला था बीच में हाइपन का चिन्ह आएगा, तो साग पात में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपको द्वंद्व समास। माता पिता, भाई बहन, साग पात, पाप पुण्य, भला बुरा, ये सभी हो जाएंगे द्वंद्व समास में। ठीक, आगे देखिए 16 है कि नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल जो है इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो नील कमल में जो समास है ये आपको है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है, ये आपको याद रखिएगा। नील कर्म, मैंने क्या बोला था कि पहला पद इसका क्या होगा, विशेषण होगा और दूसरे पद से तुलना होगा। तो नीला है जो कमल, इसके समान या जो के समान आएगा, के समान के शब्द आएगा, तो नीला है जो समान। ठीक, ये आपको आ रहा है कमल, उसे नील कमल, तो है जो आ रहा है शब्द इसमें, ये याद रखिएगा। भाई बहन में कौन सा समास है, ये आपको आराम से लगा लेना है। भाई और बहन,
ठीक। तो भाई बहन में कौन सा समास है, यहीं आपको द्वंद्व समास हो जाएगा, ये ए वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीला है आंबर जिसके, ये किसके लिए प्रयोग होता है, पीला है आंबर, जिनका पीला है आंबर उनके लिए पीताम्बर उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा भगवान विष्णु के लिए उपयोग होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एक अलग ही अर्थ निकाल रहा है भगवान विष्णु का, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो युधिष्ठिर में जो समास हो जाएगा ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन से, युद्ध में है जो बार बार विजय प्राप्त करती युधिष्ठिर। ठीक। तो ये आपको क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि इसमें भी हो जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु, द्विगु दो आपको मैंने बताया था, संख्यावाचक विशेषण आएगा शुरू में। तो द्विगु समास का उदाहरण इसमें कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिभुवन। त्रिभुवन जो होगा ये द्विगु समास के उदाहरण हो जाएगा। ठीक। 50 का आंसर डी। अब यहाँ पर आंसू का बहुवचन, देखिए बहुवचन पढ़ना है आपको, वचन में आपको एक वचन बहुवचन होता है। ठीक। तो यहाँ पर बहुवचन इसमें कौन होगा, आंसू का बहुवचन अब बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक। तो ये बताइए, ऑप्शन आपके सामने है सब। आंसू का बहुवचन जो हो जाएगा आंसुओं हो जाएगा। ठीक। सी हो जाएगा। ठीक। चलिए हम वचन के बारे में पढ़ लेते हैं। संज्ञा स्वरनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम लोग वचन कहते हैं। फिर से, संज्ञा स्वरनाम विशेषण या क्रिया के जिस रूप से कि संख्या का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। ठीक। जैसे तालाब में मछलियाँ तैर रही है। ठीक। मछलियाँ क्या कर रही है, तैर रही है। माली पौधे सींच रहा है, पौधे क्या कर रहे हैं, सींच रहा है। ठीक। तो वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक। दो प्रकार के कौन कौन होते हैं, एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है। ठीक। एक वचन बहुवचन, हिंदी में दो ही वचन होते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, तो शब्दों के जिस रूप से वस्तु का एक का बोध होता है, एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से वस्तु के एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन। स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि, इससे एक वस्तु, गाय भी बोल रहे थे एक गाय का बोध हो रहा है, सिपाही भी सिपाही एक का हो रहा है, कपड़ा भी कपड़ा एक, स्त्री भी एक स्त्री का। वहीं बहुवचन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, शब्द के जिस रूप से एक या अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होने का हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक। यहाँ पर शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्ति और वस्तु के होने का ज्ञान या बोध होता हो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियाँ, स्त्रियाँ बोलेंगे तो यहाँ पर बहुत स्त्रियाँ आ जाएंगी। घोड़े बोलेंगे तो बहुत से घोड़े हो जाएंगे। नदियाँ बोलेंगे तो बहुत से नदी आ जाएंगे उसमें। रुपये बोलेंगे तो बहुत से रुपया हो जाएगा। लड़का एक होगा, लेकिन लड़के बोलेंगे तो बहुत से लड़के हो जाएंगे। गाय यहाँ पर दिया, गाय बोलेंगे तो एक गाय होगा, गाय बोलेंगे तो बहुत से हो जाएंगे। तो ऐसे कर कर आपको देख लेना है कि ये एक वचन बहुवचन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन इसमें से है ये बताना है आपको। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इनमें से जो शब्द हो जाएगा बहुवचन में ये हो जाएगा आपका प्राण। प्राण जो होता है ऑलवेज बहुवचन में होता है, ये याद रखिएगा। तो 52 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा ये आपको बताना है। तो पशु शब्द का विशेषण जो हो जाएगा ये पाश्विक होगा। पाश्विक जो हो जाता है ये पशु शब्द का विशेषण होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 है कि अमृत का प्रवाची, देखिए प्रवाची शब्द आएगा आपको क्वेश्चन, और विलोम शब्द से क्वेश्चन आएंगे। ठीक। तो प्रवाची शब्द भी विलोम, प्रवाची मिस होता है समानार्थक शब्द, और विलोम शब्द मिस होता है आपको सीधे उल्टा वाला शब्द। ठीक। तो प्रवाची शब्द, अमृत का प्रवाची क्या होगा ये आपको बताना है, बहुत वीआई क्वेश्चन है। अमृत का प्रवाची होता है सुधा। ठीक। क्या होता है, सुधा होता है। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 55 देखिए कि अनिल का प्रवाची शब्द है। अनिल का प्रवाची शब्द क्या है ये आपको बताना है कि अनिल का प्रवाची शब्द क्या है। तो अनिल का जो प्रवाची शब्द है या समानार्थक शब्द है ये पवन हो जाएगा। अनिल को ही पवन बोला जाता है। ठीक। ये याद रखिएगा। शिव का प्रवाची शब्द क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, शिव का प्रवाची शब्द क्या है। ठीक। तो शिव का प्रवाची शब्द क्या होता है, तो पिनाकी जो होता है ये शिव का प्रवाची शब्द होता है। ठीक। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किरण का प्रवाची शब्द क्या होगा। किरण का प्रवाची शब्द क्या होगा ये देखिए, किरण का प्रवाची शब्द यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो किरण का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रभा। प्रभा हो जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आगे है कि धरती का प्रवाची शब्द क्या होगा। धरती का प्रवाची शब्द बताना है आपको क्या होगा। तो धरती का जो प्रवाची शब्द होगा ये हो जाएगा अचला। अचला हो जाएगा, ये आपको धरती का प्रवाची शब्द होता है अचला। ठीक। ये भी याद रखिएगा। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अंधकार का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो अंधकार का प्रवाची शब्द आपको बताना है कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तो अंधकार का जो प्रवाची शब्द होता है ये होता है तिमिर। तिमिर जो होता है ये अंधकार का प्रवाची शब्द होता है। ठीक। तिमिर। देखिए प्रवाची और आपको विपरार्थक से और भी मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। जब 100 क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें 10-10 क्वेश्चन प्रवाची और 10 विपरार्थक का क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जो बार बार पूछा जाता है। और बाकी आप भी कोई अगर बुक पढ़ते होंगे तो वहां से प्रवाची विपरार्थक देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आता है। असुर का प्रवाची शब्द नहीं है, यह पूछ रहा है कि कौन सा असुर का प्रवाची शब्द नहीं है। ठीक। तो असुर
प्रवाची शब्द नहीं है असुर का, इसमें से बताना है। तो असुर का प्रवाची शब्द यक्ष जो हो जाएगा ये नहीं है। बाकी धनुष, दानव, दैत्य ये जो है सभी असुर का प्रवाची शब्द होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, यक्ष जो होता है ये असुर का प्रवाची शब्द नहीं है। भागीरथी का प्रवाची शब्द है, ये आपको बताना है कि भागीरथी का प्रवाची शब्द कौन सा इसमें है। भागीरथी का प्रवाची शब्द बताइए कौन सा इसमें है। तो भागीरथी का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा ये गंगा हो जाएगा। ठीक, पी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ होता है ना, विलोम शब्द यहाँ से शुरू होता है, विपरार्थक शब्द। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ में बड़ा होता है, कनिष्ठ में छोटा होता है, तो कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, 62 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। विस्तार जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। तो विस्तार का जो विलोम शब्द होगा ये संक्षेप होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द है। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है आपको। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल। स्थूल हो जाता है सूक्ष्म का विलोम शब्द, ये याद रखिएगा। 64 के आंसर डी हो जाएगा। विलोम, और आपको देखिएगा कि विलोम शब्द और प्रवाची शब्द से जब भी क्वेश्चन देता है तो थोड़ा दिमाग को इत्मीनान से ठंडा रखकर क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक, क्योंकि बार बार इसमें लड़के गलत कर देते हैं। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा। अधुनातन का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। अधुनातन में क्या होता है, नया होता है। तो नया का अधुनातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा इसमें, पुरातन हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, पुरातन हो जाएगा। आगे देखते हैं सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो सृष्टि का विलोम शब्द जो होता है ये होता है आपको प्रलय। प्रलय होता है, ये याद रखिएगा सृष्टि का। नीरस का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। नीरस का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक, ऑप्शन मैं आपको चारों दिखा रहा हूँ। नीरस का विलोम शब्द देख लीजिए। तो नीरस का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपको सरस, बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि धनवान का विलोम शब्द होगा। धनवान के लिए कौन सा विलोम शब्द का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो धनवान के लिए विलोम शब्द का उपयोग किया जाता है अकिंचन। अकिंचन का प्रयोग किया जाता है धनवान के लिए। ठीक, अकिंचन विलोम शब्द, ये धनवान के लिए विलोम शब्द का जो उपयोग किया जाता है अकिंचन का। ठीक, 68 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है 69 कि मानव का विलोम शब्द होगा। मानव का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है कि मानव का इसमें से विलोम शब्द क्या होगा। तो बस आप लगा लीजिए, मानव का क्या होता है, दानव होता है विलोम शब्द। तो मानव का दानव होगा। 70 क्वेश्चन के शोषक का विलोम शब्द क्या होगा। शोषक, शोषण कोई करता है ना, उसका शोषक का कोई विलोम शब्द क्या होता है। तो ये होता है पोषक, जो पोषता है, जो देता है वो पोषक होता है। ठीक, 70 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि जो पहले कभी ना हुआ हो। अब ये होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनने के लिए, तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक, तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द का आपका चयन करना है। ठीक, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ये आपके सामने ऑप्शन है। जो कभी नहीं हुआ हो, जो पहले, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अभूतपूर्व। अभूतपूर्व जो कभी नहीं हुआ हो। ठीक, तो 71 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए आपको बताना है क्या होगा। तो समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए जो शब्द होता है, इसकी एक शब्द हो जाएगा समयानुकूल। समयानुकूल होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। 72 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 भी देख लीजिए, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए कौन सा होगा इसमें से आपको बताना है। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये स्वर्ग हो। इसकी सब लोग सब कुछ जानता, स्वर्ग। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर्ग। ये स्वर्ग वो मत समझिएगा, स्वर्ग वो वाला स्वर्ग नहीं। ठीक, स्वर्ग जो होगा इसकी जो सब कुछ जानता है। 73 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना। तो पद से नीचे उतारने के लिए कौन सी अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई होता है, तो पद से नीचे नहीं उतार दिया जाता है। ठीक, उसके लिए कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो पदावंती होता है। पदावंती में क्या होता है, पद से नीचे उतार देना, माने कि एक तरफ से आपको उनको सजा देना। तो ये आपको डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 75 क्वेश्चन देख लीजिए कि आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति कोई है उसके लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, इसमें से आपको बताना है। आयु में कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक, तो आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए ज्येष्ठ का प्रयोग किया जाता है और कनिष्ठ जो छोटे होते हैं। ठीक, तो सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 76 के जो हमेशा रहने वाला, हमेशा रहता है, जो हमेशा रहेगा, इसके हमेशा रहने वाला के लिए क्या होगा ये आपको बताना है। हमेशा रहने वाला के लिए होगा शाश्वत। शाश्वत होगा, जो हमेशा रहेगा शाश्वत होगा। ठीक, तो ये 76 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 77 की, जिसकी कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। ये आपको आपके सामने ऑप्शन है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए कौन हो जाएगा, तो अजात शत्रु हो जाएगा इसका, अजात शत्रु। ठीक, बी हो जाएगा इसका। 78 कि जिसका जन्म ना हो, एक शब्द बताइए, जिसका जन्म ना हो, ये आपको बताना है। जिसका जन्म ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा, अजन्मा हो जाएगा।
जिसका जन्म न हो उसका अजन्मा हो जाएगा। दूर के सोचने वाला, जो दूर के सोचते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं, दूर के सोचने वाले के लिए एक शब्द बताइए कौन होगा इसमें से। तो दूर के सोचने वाले के लिए क्या हो जाएगा, दूरदर्शी। दूरदर्शी, बहुत व्यक्ति दूरदर्शी नहीं होते, दूर के सोचते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 80 है कि जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो उसके लिए आपको बताना है, जो किसी का हित चाहता हो उसके लिए क्या हो जाता है, हितैषी होता है, जो किसी का हित चाहता हो। ठीक, 80 का आंसर सी। यहाँ पर देखिए 81 के जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए बताइए कौन सा इसमें होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम लोग बोलते हैं आस्तिक, जो नहीं रखता है उसे बोलते हैं नास्तिक। जो नहीं रखता है, जो रखता है उसके लिए आस्तिक होगा, जो नहीं रखता है ईश्वर में विश्वास उसके लिए नास्तिक होगा। आगे चलते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए कौन सा शब्द है, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए जो शब्द है ये आपको बताना है, ये प्रियदर्शी। प्रियदर्शी किसका नाम था, राजा अशोक का नाम था। तो जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी बोला जाता है। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है, मुहावरा लोकितिया से 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक, मुहावरा और लोकितिया से जो आएगा आपको 10 माफ कीजिएगा, मुहावरा और लोकितिया से जो क्वेश्चन आएगा आपका वो भी आपको लगभग 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन मिस की आपका यहाँ पर 8 नंबर का आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो यहाँ पर जो हो कि आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है, तो आज आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होता है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको चारों तरफ दिखा रहा हूँ, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना नहीं बोलते कि आप हमें आसमान पर चढ़ा रहे हैं, मिसके अत्यधिक प्रशंसा कोई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। आँख का किरकिरी होने का अर्थ क्या है, तो ये इसका अर्थ होता है अप्रिय लगना। अप्रिय लगना मीन्स की आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कि लाल पीला होना का अर्थ क्या है। लाल पीले होने का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। लाल पीले होने का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है क्रोध करना, क्रोध करना। लाल पीले नहीं बोला जाता कि लाल पीला हो गया। ठीक, तो ये होता है क्रोध करना। 85 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब अगला मुहावरा कुछ देख लेते हैं, कुछ मुहावरा देख लेते हैं अब, और कुछ लोकितिया जो बार बार पूछता है। जैसे अक्ल का दुश्मन, अक्ल के दुश्मन किसे बोला जाता है, मूर्ख को बोला जाता है। ठीक, आंखें खुलना, आंखें खुलना का मतलब होता है सचेत होना। ठीक, आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करने का मतलब होता है बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। मीन्स की आसमान से बातें करना, मीन्स की इधर आपको मुहावरा दिया है, इसका अर्थ इधर दिया है। ठीक, ईस्ट इंडिया, माफ कीजिएगा, ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है, हम सोचे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट करना। ईंट से बताने का अर्थ क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट कर देना। ठीक, ये याद रखिएगा। आंख दिखाने का अर्थ क्या होता है, आंख दिखाना मीन्स की गुस्से से देखना। ठीक, आंख खुलना का अर्थ क्या होता है, आंख खुलना का अर्थ होता है होश आना। आंख खुलना का अर्थ होश आना। आंख का काटा होने का अर्थ होता है अप्रिय व्यक्ति होना। ठीक, ये याद रखिएगा। उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम उड़ती चिड़िया को भी पहचान लेते हैं। तो मीन्स की रहस्य की बात दूर से जान लेना, रहस्य की बात दूर से ही जान लेना। ठीक, 19-20 का अंतर होने का मतलब क्या होता है, बहुत कम का अंतर होना। नहीं बोला जाता कि हम और हमारे भाई में 19-20 का अंतर है, मीन्स की बहुत कम का अंतर है। ठीक, ये 19-20 अंतर होना। उल्टी गंगा बहने का मतलब क्या होता है, उल्टी मीन्स अनहोनी हो जाना। उल्टी गंगा बहने का मतलब क्या होता है, अनहोनी हो जाना। घर करना का मतलब क्या होता है, घर करना का मतलब कहीं बस जाना। ठीक, अंगूठा चूमना का मतलब क्या होता है कि खुशामद करना। अंगूठा चूमना का मतलब खुशामद करना। पहले के राजा महाराजा जो होते थे ना, उनके हाथ ही अंगूठा चूमा जाता था ना, इसको उनका खुशामद की करना होता है। पीठ ठोकने का अर्थ क्या होता है, पीठ ठोकना का अर्थ होता है शाबाशी देना। पीठ ठोकना का अर्थ क्या होता है, शाबाशी देना होता है, ये याद रखिएगा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है, तो अपने हानि अपने ही करना, मीन्स की अपनी हानि अपने करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है अपनी हानि अपने ही करना। ठीक, 14 के आंसर ये हो जाएगा। मीन्स की अगर ये देता है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन में रहेगा कि अपनी हानि अपने ही करना, तो ये वाला आंसर आप लगा लीजिएगा। आवाज़ उठाना का मतलब क्या होता है, आवाज़ उठाना का मतलब होता है विरोध करना। आवाज़ उठाना का मतलब विरोध करना, किसी के आपको किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं मीन्स की उसका विरोध करते हैं। ठीक, कमर कसना का मतलब क्या होता है, तो कमर कसना का मतलब कि आप एग्जाम के लिए कमर कस लिए हैं, मीन्स की तैयार है, तैयारी करना, ये याद रखने का, तैयार करना। आंख फेर लेने का मतलब क्या है, आंख फेर लेने का मतलब होता है प्रतिकूल होना। मीन्स की मान लीजिए हमसे कोई आंख फेर लिया है, मीन्स की हमारा विपरीत हो गया, मीन्स की प्रतिकूल होना होता है। ठीक, आंख बिछाना का मतलब क्या होता है कि हम आप भी आंख बिछाकर किसी का प्रतीक्षा कर रहे थे, ये आपको होता है ना, तो ये प्रतीक्षा करना होता है आंख बिछाना का मतलब। ठीक, आंखें सेकने का मतलब क्या होता है कि सुंदर वस्तु को देखते रहना, सुंदर वस्तु को देखते रहना। नहीं बहुत बोलते हैं लड़के कि चलो आंख सेकते हैं, तो सुंदर वस्तु को देखते रहना। ठीक, ओले पड़ने का मतलब क्या होता है, तो विपत्ति आना। ओले पड़ने का मतलब क्या होता है, विपत्ति आना। अब लोकितिया देख लेते हैं, मुहावरा तो देख लिया आप, कुछ लोकितिया भी देख लीजिए जो कि आता है। तो लगभग ऐसे मैं आपको 10 लोकितिया बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन है जो कि 100 तक क्वेश्चन होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए, अंधों में काना राजा होते हैं ना, कि अंधों में काना राजा क्या होते हैं कि मूर्ख के मध्य अल्प गए ज्ञानी। मूर्ख बहुत मूर्ख है, उसके अंदर ही एक थोड़ा से अल्प में ज्ञानी हो जाता है, उसे ही बोला जाता है अंधों में काना राजा। ठीक,
चोर की दाढ़ी में तिनका बोला जाता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका मीन्स कि अपराधी स्वयं सशंकित रहता है। ठीक, ये जो अपराधी होते हैं वो शंकित रहते हैं स्वयं, ये याद रखिएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक, गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीले का अर्थ होगा विपत्ति पर विपत्ति आना। ठीक, एक तो गरीबी है उसमें भी आटा गीला मीन्स की विपत्ति पर विपत्ति आना। कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, इसका क्या मतलब होता है, तो दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना, कहाँ एक राजा और कहाँ एक गरीब फकीर, तो उसी को लिए बोला जाता है कहाँ राजा भोग कहाँ गंगोतोली में, इसकी दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना के लिए आप ये बोल सकते हैं आपको लोकितिया। ठीक, दीवार को भी कान होते हैं, दीवार के भी कान होते हैं, ये बोलते हैं ना कि धीरे धीरे बोलिए, दीवार के भी कान होते हैं मीन्स की गुप्त बात छिपी नहीं रहती है, गुप्त बात छिपी नहीं रहती है। ठीक, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम के लिए क्या होता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका ईश्वर सहायता करता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका ईश्वर मीन्स की निर्बल के बल राम। एक और एक 11 होते हैं मीन्स की एक और एक 11 होते हैं, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो मेल से शक्ति में वृद्धि होती है, एकता के लिए ये किया जाता है, मेल से शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक, इसका अर्थ यही हुआ। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, तो इसका होता है विपत्ति काल में थोड़ी सी मदद बहुत होती है, विपत्ति काल में थोड़ी सी मदद क्या होती है, बहुत होती है, ये हो जाता है। ठीक, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये बताइए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद के लिए क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा कि वस्तु विशेष का महत्व मूर्ख नहीं समझता है, वस्तु विशेष का महत्व जो है वो मूर्ख नहीं समझता है। ठीक, 100 सुनार की एक लुहार की, ये बताइए इस लोकितिया का अर्थ क्या होता है, 100 सुनार की एक लुहार की, तो बलवान की चोट कमजोर की सैकड़ों चोट के बराबर होती है, बलवान की चोट कमजोर की सैकड़ों चोट की बराबर होती है, ये याद रखिएगा। 86 का देखिए क्वेश्चन 86 क्या कह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है 86 है, यहाँ पर देखिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, और वहाँ पर मैं कोशिश किया हूँ कि 15 तारीख तक टोटल आपको 20 सेट एक बुक से करा दूँ, जहाँ 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में आता है आपको इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र, वहाँ से जब भी क्वेश्चन आता है 30 क्वेश्चन, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वाला जाइए लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा और उसे देख लीजिए पूरा वीडियो, और वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में भी देखिएगा तो अच्छा खासा आपको वीडियो मिलेगा जो कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर दोनों में आपका हेल्प करेगा, तो वो जरूर देखिएगा, नीचे मैं लिंक दे दूंगा वीडियो को, अगर यहाँ तक देखते आ गए हैं तो वो वीडियो पर क्लिक कर आपको देखना चाहिए। ठीक, और आप देखते हैं तो अच्छा महसूस कीजिएगा। यहाँ पर देखिए राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है, मीन्स की इस मुहावरे का अर्थ क्या है, आग में घी डालना, तो आग में घी डालने का अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, मीन्स की उत्तेजित करना हो जाएगा, उत्तेजित करना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आ गया कि रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है, रंगभूमि जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है। ठीक, तो ये हो जाएंगे प्रेमचंद्र, गोदान भी इनके द्वारा ही लिखा गया है, प्रेमचंद्र द्वारा ही, तो ये याद रखिएगा। 87 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कि वीरगाथा काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वीरगाथा काल के सबसे श्रेष्ठ कवि जो माने जाते हैं ये चंद्रबरदई हैं। ठीक, पृथ्वीराज रासो इन्हीं द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रबरदई ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं भी से पूछ सकता है, तो 88 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है ये आपको चंद्रबरदई है। ठीक है, ये याद रखिएगा चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 90 है कि कबीरदास की भाषा थी, जो कबीरदास थे इनकी क्या भाषा थी ये आपको बताना है, तो इनकी भाषा सदुकड़ी थी, सदुकड़ी ये इनकी भाषा थी कबीरदास की। क्वेश्चन अगला है कि तितली किसकी रचना है, तितली है ये किनकी रचना है ये आपको बताना है, तो तितली जो रचना है ये किसकी रचना है, तो ये है जयशंकर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक, ये याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद की है तितली रचना। ठीक, तो ये 91 का आंसर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की है। चिंतामणि किसकी चिंतामणि के रचयिता है, चिंतामणि है इसकी रचयिता कौन है, चिंतामणि के जो रचयिता है ये है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल है, ये याद रखिएगा। अगला है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि इसमें से कौन होगा ये आपको बताना है, तो इसमें से जो हो जाएंगे कबीरदास होंगे। बीजक में इनकी सभी आपको मिलता है, बीजक में देखने के लिए कहानी का या आपको जो मिलता है, क्योंकि दरोगा में पूछा हुआ था कि इनके द्वारा जो लिखा गया है बीजक, तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है ये आपको बताना है, तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उतंड मार्तंड नाम है, ये याद रखिएगा। 94 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कि चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थ क्या होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, तो चोर के दाढ़ी में तिनके का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है, अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि आम के आम गुठलियों की दाम, होता है ना कि आम के आम गुठलियों के दाम के भी, इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए सही अर्थ हो जाएगा दोहरा लाभ होना, दोहरा लाभ होना। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि आ बैल मुझे मार, इसके लिए कौन सा सही अर्थ होगा, ये आपको मुहावरा बताइए। आ बैल मुझे मार, इसके लिए कौन सा सही होगा। तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना के लिए क्या बोला जाता है, आ बैल मुझे मार। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 98 है कि राम नाम जपना पराया माल अपना, ये बताइए राम नाम जपना पराया माल अपने के लिए कौन सा होगा। तो धोखे से धन जमा करना, धोखे से धन जमा करने के लिए ये सही होगा अर्थ इसका। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि 1 और 11 होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। 1 और 11 मैंने ऊपर बताया ना, एक और 11 होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। मिस संगठन में शक्ति है, एकता के लिए उपयोग किया जाता है ये, कि 1 और 11 होते हैं। ठीक, तो ये डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ जो होता है ये होता है अनपढ़ होना। ठीक, अनपढ़ होना होता है, ये आपको देख लेना है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन, और मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाइए देखिए वीडियो, वहाँ से आप वीडियो देखिएगा तो काफ़ी, मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी उस पर तैयारी कराने वाला हूँ, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा वीडियो मिलेगा, साइंस का भी वीडियो मिलेगा। और आज मैंने वीडियो अपलोड करने शुरू किया है वहाँ पर, और रात तक मैं अच्छा खासा वीडियो उस पर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आपको देख लेना चाहिए। जो पार्ट 1 का 30 क्वेश्चन आएगा ना आपका, पार्ट 1 का 30 क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में जो आएगा वो आसानी से कर सकते हैं, और जो फॉरेस्टर में पार्ट 1 का क्वेश्चन 15 आएगा वो भी कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको 100 सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। थ्योरी आपका यहाँ पर सभी खत्म होता है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।